Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको भारत के उन 6 वीर सैनिकों की कहानी सुनाएंगे जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण वीरता दिखाने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने वीर चक्र की घोषणा करते समय पहली बार दुनिया को यह बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इन जांबाज सैनिकों की क्या भूमिका थी। इसलिए आज हम आपका परिचय इनसे करवाएंगे और यह भी बताया गया है कि इन्होंने अपने किन किन हथियारों के साथ पाकिस्तान पर यह विजय हासिल की। ये सभी असाधारण सैनिक हैं जिन्होंने असाधारण स्थितियों में असाधारण वीरता दिखाई है और आज इसीलिए हम इन वीर सैनिकों का आपसे परिचय करवाना चाहते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। फिर दिवाली की बधाई देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इस बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने दिवाली की रोशनी की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद जो सोशल मीडिया पर लिखा है उसमें उन्होंने आतंकवाद की आग का मुद्दा उठाया है। शायद प्रधानमंत्री मोदी का इशारा अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों के बारे में था। और आखिर में आपको बताएंगे कि इस बार दिवाली के मौके पर हमारे देश के लोगों ने 6 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की है, जो दुनिया के 105 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के 6 असाधारण वीर सैनिकों की कहानी दिखाना चाहते हैं। ये असाधारण सैनिक हैं जो अपना काम भी असाधारण तरीके से करते हैं और इनकी जो बहादुरी है, इनकी वीरता जो है वो भी असाधारण है। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारत के 6 जांबाज जवानों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है और कल रात यानी 21 अक्टूबर को भारत सरकार ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में इन बहादुर जवानों की भूमिका और उनकी अद्भुत वीरता के बारे में खुलकर बताया है। तो सबसे पहले अब हम आपका इन हीरोज के साथ परिचय कराते हैं। हमारे सबसे पहले नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें उनकी वीरता और साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रुप कैप्टन सिद्धू रफाल फाइटर जेट की पहली और बहुत ही प्रतिष्ठित नंबर 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं और इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज भी कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ग्रुप कैप्टन सिद्धू ने अपनी टीम के साथ 3 अलग अलग सैन्य ठिकानों से पाकिस्तान के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें वो खुद भी शामिल हुए, जिसमें रफाल फाइटर जेट से पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान के एयर बेसिस पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करने वाले सुखोई 30 MKI को भी इन्होंने सुरक्षा दी। रणनीति ये थी, प्लानिंग ये थी कि सुखोई 30 MKI विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा और हमारे पास सिर्फ सुखोई ही अकेला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिससे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। लेकिन जब कोई विमान दुश्मन पर हमला करने के लिए जाता है तो विमान को कवर फायर की आवश्यकता होती है, यानी उसे हवाई सुरक्षा की भी जरूरत होती है और इस मिशन में रफाल फाइटर जेट ने इन विमानों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी निभाई। यह मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू ने अपनी टीम के साथ, अपने बाकी सैनिकों के साथ इसे असाधारण बहादुरी के साथ अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के एक और फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को भी वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये हमारे दूसरे हीरो हैं। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयर बेसिस पर हमला किया। इन हमलों के दौरान ग्रुप कैप्टन अरोड़ा इस मिशन के लीडर थे
और उनके विमान पर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से भी हमला हुआ। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा ने इन हमलों से बचने के लिए रात के अंधेरे में जमीन के बहुत ही करीब उड़ान भरी, जो बहुत खतरनाक हो सकती थी, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन के रेडार और पाकिस्तान की मिसाइलों को चकमा दिया और पाकिस्तान में अपने हर लक्ष्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे नायक हैं भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ग्रुप कैप्टन पटनी ने पाकिस्तानी विमानों को हवा में ही मार गिराया और अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुश्मन के हमलों से लगातार उन्होंने बचा कर रखा। उनकी यूनिट ने एक पाकिस्तानी जासूस को भी गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर, जो हमारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उन सभी ने मिलकर पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला कामयाब नहीं होने दिया। और इसीलिए आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट, पाकिस्तान का कोई भी हथियार भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पाया, और उसका कारण था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान को चीन के सैटेलाइट से लगातार हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन मिल रही थी। तो आप सोचिए, जब ये बात लगातार हमारी सेना कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और कैसे मदद कर रहा था, चीन के जो सैटेलाइट्स थे वो हमारी जासूसी कर रहे थे, हमारी सेना की लोकेशन लगातार पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स कहां पर हैं, हमारे फाइटर जेट्स कहां पर हैं, हमारे कौन कौन से हथियार कहां पर इंस्टॉल्ड हैं। ये सारी जानकारी पाकिस्तान को मिल रही थी चीन के सैटेलाइट से। और इस बार भी जो चीन का सैटेलाइट है वो लगातार S-400 के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था, और ये जानकारी मिलने के बाद पाकिस्तान ने कई बार हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की। जहां जहां भी उन्हें लोकेशन मिलती थी वो उस लोकेशन पर लगातार हमला करते थे। हालांकि चीन के सैटेलाइट्स की रेंज में आते ही ग्रुप कैप्टन अनिमेष पटनी की टीम लगातार अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस को बदल रहे थे। तो देखिए कैसे ये बहुत दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जैसे ही चीन के सैटेलाइट्स हमारे देश के ऊपर से निकलते थे, गुजरते थे, और वो हमारी लोकेशन को देखते थे, हमारी जो सेना है, वायुसेना, वो लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को उसके बाद बदल देते थे, और पाकिस्तान के पास जो लोकेशन पहुंचती थी वो पुरानी लोकेशन पहुंचती थी। पाकिस्तान उस लोकेशन पर हमला भी करता था, लेकिन तब तक हमारे जो सैनिक हैं, हमारी सेना अपने S-400 डिफेंस सिस्टम्स की लोकेशन को बदल देती थी, जिससे पाकिस्तान के सारे हमले फेल हो गए। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया था, और ये पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 300 किलोमीटर की दूरी से किसी दूसरे विमान को नहीं मारकर गिराया है। तो ये हमारे सारे वीर सैनिक अभी तक जो थे, ये वायुसेना के थे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जिनकी कहानी हमने अभी आपको बताई। लेकिन भारतीय सेना में भी हमारे हीरोज हैं जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और भारतीय सेना के कर्नल कोशांक लांबा को उनकी असाधारण वीरता के लिए इस बार वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल लांबा ने बहुत ही कम समय में अपनी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को हवाई रास्ते से सीमा पर तैनात किया, यानी इन्हें किसी हेलीकॉप्टर में रखकर ले जाया गया। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप का वजन बहुत कम होता है, और इसे भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीमा पर किसी भी मुश्किल से मुश्किल इलाके में तैनात किया जा सकता है, और इस बार हमने यही किया। हेलीकॉप्टर्स में पहले इन्हें रखा और फिर सही जगह पर जाकर तैनात कर दिया, वो भी बहुत ही कम समय में। और ये जो तोप है, ये करीब 40 किलोमीटर की दूरी तक बिल्कुल सटीक हमला करती है।
दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद कर्नल लांबा की यूनिट ने अपनी तोपों से लगातार हमला करके पाकिस्तान के कई ठिकानों को नष्ट किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को भी मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 5वें नायक हैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, जिन्हें उनके असाधारण साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल बिष्ट ने अपने तोपखाने की मदद से आतंकवादियों के ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस हमले की प्लानिंग के लिए उन्होंने लगातार सैटेलाइट की तस्वीरों का इस्तेमाल किया, लगातार जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास थी, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल किया। यानी भारतीय सेना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस बार पाकिस्तान से लगातार 2 कदम आगे चल रही थी। तो ये हुए हमारे 5 हीरो। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर के हमारे 6ठे हीरो हैं भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे खतरनाक ऑपरेशंस में से एक को अंजाम दिया था। और इस हमले के समय वो पाकिस्तान की मिसाइल्स और दूसरे हथियारों की रेंज में थे। यानी उनके विमान पर किसी भी समय पाकिस्तान से हमला हो सकता था। वो पाकिस्तान के रेडार के रेंज में थे और उनकी जान हर पल खतरे में थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी परवाह किए बिना 2 हमले किए और पाकिस्तान के 2 लक्ष्यों को, 2 टारगेट्स को नष्ट कर दिया। अब जरा कल्पना कीजिए, इतने बड़े खतरे के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक 2 हमले किए। यह ऐसा समय होता है जब इंसान का दिमाग चलना बंद हो जाता है, जब डर सामने आ जाता है, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस समय किसी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सारे हमारे नायक हैं ये असाधारण है। और इसी असाधारण बहादुरी के लिए स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मैं बार बार आज ये जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें तो ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। आप फिल्में देखते हैं, आगे चलकर आप देखिएगा इन जो हमारे जो नायक हैं, ये हमारे हीरो हैं, इनके ऊपर फिल्में बनेंगी। आप थिएटर में टिकट खरीद कर इनके ऊपर फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे। हो सकता है वो फिल्म सुपरहिट भी हो जाए और उसमें आपको इनकी भूमिका निभाने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स दिखाई देंगे और थोड़े दिन के बाद आप उन्हीं एक्टर्स के लिए तालियां बजाएंगे। आप उन्हीं एक्टर्स को अपना असली हीरो भी मान बैठेंगे। लेकिन फिर आपसे मैं ये कहता हूं कि हमारे असली हीरो एक्टर्स नहीं हैं, हमारे असली हीरो ये वीर जवान हैं, ये असाधारण लोग हैं, ये असाधारण स्थितियों में असाधारण बहादुरी के साथ काम करते हैं और ये असाधारण रूप से निडर हैं। इन्हें मौत से डर नहीं लगता। सामने मौत खड़ी होती है तब भी इनके हाथ कांपते नहीं हैं और इनके निशाने तब भी चूकते नहीं हैं। इसलिए इनसे सीखने वाली बात है। सीखना तो आपको चाहिए ही, आज इनका शुक्रिया भी कहना चाहिए, इन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान का कोई भी निशाना आपके घर तक नहीं लगा। पाकिस्तान की एक मिसाइल, एक ड्रोन भारत की सीमा के अंदर आपके घर तक नहीं आ पाई। इसलिए आप सबकी तरफ से आज मैं इन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर यह युद्ध लड़ा था और सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जो दर्द पाकिस्तान को दिया है उसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। आज दुनिया एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जिस गति से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है उसी तरीके से, उसी तेजी से वारफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, वे हाइब्रिड और असिमेट्रिकल स्वरूप ले चुके हैं और इनके थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जमीन से लेकर आउटर स्पेस तक फैले हुए हैं। अभी रिसेंट उदाहरण के रूप में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं के बीच असाधारण ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को देखने को हम सबको मिला है। उस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन का परिणाम क्या हुआ, यह तो पूरी दुनिया ने देखा है।
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने का काम किया है और वह आज भी उस दर्द से वो भूल नहीं पाया है। तो आज आपने अपने वीर सैनिकों की ये कहानी सुनी और साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि ये जो वीर सैनिक हैं, इनके जो सच्चे दोस्त होते हैं वो होते हैं इनके हथियार। और उनकी तस्वीरें मैं एक एक करके वापस आपको एक बार अगर दिखाऊंगा तो आप देखिए, आपको उनके हथियार भी नजर आएंगे। किसी का हथियार है सुखोई विमान, किसी का हथियार है रफाल फाइटर जेट, किसी का हथियार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, किसी का हथियार है उसकी होविट्जर तोप, किसी का हथियार है उसकी हाई टेक्नोलॉजी। तो आज आप इन्हें सलाम कीजिए और साथ ही इनके जो सबसे सच्चे पार्टनर हैं, यानी इनके हथियार, इनकी मशीन, और इसीलिए हम अंग्रेजी में जो कहते हैं मैन एंड मशीन्स। तो ये जो लोग हैं ये इंसान हैं, लेकिन इनके साथ उनकी मशीनें हैं जो पूरी वफादारी के साथ इनका साथ निभा रही थी। और इन मशीनों के बल पर, इन हथियारों के बल पर, तो इंसान और हथियार जब मिलते हैं, इंसान और मशीन का जब ये मेल होता है, इंसान का दिमाग चलता है और मशीन की टेक्नोलॉजी चलती है। इंसान की उंगली बटन दबाती है और मशीन फायर करती है। ये जो डेडली कॉम्बिनेशन जब बिल्कुल सही सटीक निशाने पर जाता है, तब ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो आपको देखने को मिलता है। इस बीच पाकिस्तानी सेना में दूसरे सबसे शक्तिशाली जनरल का भारत के बारे में एक नया बयान आया है। पाकिस्तानी सेना के इस जनरल का नाम है साहिर शमशाद मिर्जा और ये जनरल असीम मुनीर के बाद पाकिस्तानी सेना में नंबर 2 पर आते हैं। जनरल मिर्जा ने कहा है कि भारत एक मजबूत देश है और वो दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना चाहता है और इसीलिए पाकिस्तान को भारत के साथ डील करने में किसी तीसरी महाशक्ति की आवश्यकता है। यानी पाकिस्तान को भी ये लगता है कि भारत अब इतना बड़ा और शक्तिशाली हो चुका है कि वो बातचीत की टेबल पर भी पाकिस्तान के काबू में नहीं आएगा। युद्ध के मैदान में तो पाकिस्तान भारत से हारता ही है, लेकिन अगर बातचीत के टेबल पर भी बैठना होगा तो भी पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। और शायद इसीलिए पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता कराने के लिए, युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिका की मदद लेता है। जनरल मिर्जा पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं और यह पद भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बराबर का माना जाता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना की रणनीति और परमाणु हथियारों के मामले में भी वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरल मिर्जा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है और उन्होंने जो बयान दिया है इसके काफी मायने हैं। जनरल मिर्जा ने ये कबूल किया कि ग्लोबल साउथ में भारत का दबदबा पाकिस्तान को पसंद नहीं है और उन्होंने ये बयान जो है 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दिया। अब इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है, आप भी सुनिए। We believe that a third party is essential to any possible mechanism of dispute resolution between India and Pakistan. We shall always welcome such initiatives by any state, international body or a multilateral organization. In nutshell, ladies and gentlemen, India is an important country of global south and an aspirant of a major stake in the world order. India's current approach is the academic definition of antithesis of the aspirations of global south, making it a probable Trojan horse in the camp. जनरल मिर्जा की इन बातों का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास भारत से अकेले बात करने की हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा किसी बड़े से डरकर अपने अंकल या बड़े भाई को साथ लेकर समझौता कराने के लिए जाता है, वैसे ही पाकिस्तान भी किसी छोटे बच्चे की तरह अब किसी तीसरे बड़े देश को लाकर भारत के साथ बैठाना चाहता है ताकि वो भारत से बातचीत में जीत सके। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के जो नए दोस्त हैं, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली कैसे मनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिया जलाकर दिवाली मनाई और इसके बाद उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फोन भी किया। लेकिन पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान सुनिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद दिया है।
Well, we stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to the Prime Minister Modi today. He's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. तो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली प्रकाश का पर्व है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया और दिवाली के मौके पर उनकी ट्रंप से जो बातचीत हुई और रोशनी के इस त्योहार पर दो महान लोकतंत्र दुनिया को उम्मीद की रोशनी कैसे देते रहेंगे, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये उनका पोस्ट है। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप for your phone call and warm Diwali greetings on this festival of lights. May our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its form. देखिए, खास बात यहाँ पर ये है, ये जो फोन आया था राष्ट्रपति ट्रंप का, ये आया तो था दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। दिवाली रोशनी का त्योहार होता है। उन्होंने तो बात की थी दिए की रोशनी की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को आतंकवाद की आग भी दिखाई। और जो उन्होंने ये इशारा किया है, वो इशारा शायद इस तरफ है कि पाकिस्तान और अमेरिका आजकल बहुत करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान वो देश है, वो भूमि है जहां से पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद निकलता है, जहां से आतंकवाद की आग निकल रही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये लिखा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ काम करें। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शायद अमेरिका की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों की तरफ इशारा किया है। इसका संदेश ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी में आतंकवाद हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। व्यापार की बातें तो होंगी, टैरिफ की बात जरूर होगी, सहयोग की बात जरूर होगी, दोस्ती की बात जरूर होगी, लेकिन भारत आतंकवाद को कैसे भूल जाएगा। भारत को आतंकवाद के जो घाव मिले हैं, जो जख्म मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें भारत कभी भूलेगा नहीं। और जब जब भारत आतंकवाद की बात करता है, उसका इशारा पाकिस्तान की तरफ होता है। और इस समय पाकिस्तान अमेरिका का बहुत करीबी है। उसी व्हाइट हाउस में जहां राष्ट्रपति ट्रंप दिवाली मना रहे थे, इसी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप असीम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, सहयोग की बातें कर चुके हैं, दोस्ती की कस्में खा चुके हैं और आज वहीं दिवाली भी मना रहे हैं। और वहीं से भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन भी कर रहे हैं दिवाली की बधाई देने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को कभी भूलेगा नहीं और ये इशारा काफी है। देखिए, जब बड़े नेता बात करते हैं एक दूसरे से तो इशारों में बात होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी खूबसूरती से इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप को ये बता दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ है और आप इस देश के साथ आजकल दोस्ती कर रहे हैं। अब ये तो दुनिया की राजनीति है, आपने देख ली, लेकिन बिहार की राजनीति की भी बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। और अब हम आपको बिहार की चुनावी राजनीति के बारे में एक खबर दिखाते हैं, एक विश्लेषण दिखाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत एक व्यंग से करेंगे। वैसे तो राजनीति एक बहुत गंभीर मुद्दा माना जाता है, बड़ी बोरिंग सी बातें होती है राजनीति में, लेकिन अगर मैं व्यंग से शुरुआत करूं तो आपको कुछ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने एक बार लिखा था, आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का और ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। आप भी हरिशंकर परसाई द्वारा कही गई इस बात को अपने जीवन में ढाल सकते हैं। आपने भी जरूर इसके बारे में कभी ना कभी देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें धन का आत्मविश्वास होता है, किसी को अपने बल का आत्मविश्वास होता है, किसी को अपने ज्ञान का आत्मविश्वास होता है, और होना भी चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत आत्मविश्वास होता है। और राजनीति में कभी कभी ये व्यंग बड़ा सटीक बैठता है। बिहार में 14 दिनों के बाद 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है,
लेकिन विपक्ष के महागठबंधन ने अभी तक ना तो कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मिलकर उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी की है और ना ही मिलकर कोई साझा घोषणा पत्र जारी किया है। सब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार नए नए वादे कर रहे हैं। ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। आज उन्होंने एक और नया वादा किया है। आज उन्होंने जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को सरकारी नौकरी, 30,000 रुपए प्रति महीने का वेतन और 2,000 रुपए का भत्ता देने का वादा किया है। बिहार में इस समय करीब 2 लाख जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, यानी इनकी पक्की सरकारी नौकरी नहीं है और इन्हें इस समय औसतन हर महीने 10 से 15,000 रुपए वेतन मिलता है। हर महीने 10 से 15,000। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं इस 15,000 को सीधे 30,000 कर दूंगा और नौकरी भी पक्की कर दूंगा। जीविका दीदी योजना में कम्युनिटी मोबिलाइजर्स गांव की पंचायतों में महिलाओं को एकजुट करती हैं और इन महिलाओं को एकजुट करने के बाद ये जो महिलाएं हैं इनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप की जो हेड होती है वो होती हैं ये दीदी। इस योजना में 10 से 12 महिलाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, ग्रुप बनाती हैं और फिर कई तरह की चीजें की जाती हैं, जैसे मधुमक्खी पालन या कपड़ों की सिलाई। इस तरह का कोई छोटा कारोबार ये जो ग्रुप है ये मिलकर शुरू करता है और बिहार सरकार ऐसे किसी भी ग्रुप को कारोबार बढ़ाने के लिए मामूली ब्याज दर पर कर्जा भी देती है। और इस योजना में बिहार की बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी बदल दी, क्योंकि ये सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद कोई छोटा मोटा काम करते हैं और उसके लिए सरकार इन्हें लोन देती है। इस समय जीविका दीदी कार्यक्रम के अंदर इसके अंतर्गत करीब 1,40,00,000 महिलाएं हैं जो इस योजना के अंतर्गत कोई ना कोई काम कर रही हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इन 1,40,00,000 महिलाओं को ये पैसा नहीं देने वाले। जो इनके ऊपर जीविका दीदी है, यानी हर ग्रुप की जो हेड है, उसे वो 30,000 रुपए महीना देंगे। इनकी संख्या लगभग 2 लाख है। तो बिहार में इस समय 2 लाख जीविका दीदी हैं और उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। तो 2 लाख सरकारी नौकरियां, 2 लाख लोगों को 30,000 रुपए महीने की सैलरी। वर्ष 2006 में एनडीए की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया था और आज ये योजना महिलाओं में सुपरहिट हो चुकी है और तेजस्वी यादव इसी योजना की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब बीजेपी तेजस्वी यादव के इस वादे पर सवाल उठा रही है। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। एनडीए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के जरिए तेजस्वी यादव आज बिहार में महिलाओं का वोट बैंक अपनी तरफ करना चाहते हैं। योजनाएं हैं एनडीए की, लेकिन उन्हीं योजनाओं को और ज्यादा बेहतर बनाकर वो महिलाओं को आकर्षित करना चाहते हैं। यानी एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हुई हैं और महिलाएं इससे प्रभावित भी हुई हैं और उन्होंने एनडीए को वोट देना भी शुरू कर दिया। अब उन्हीं योजनाओं को तेजस्वी यादव, आप कह सकते हैं कि चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं आइडियाज को चुराकर
उसमें और ज्यादा पैसा डालकर वो महिलाओं को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए था? उन्हें लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार के समय महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आज वोट मांगना चाहिए था। अगर वो कुछ करना ही चाहते तो उन्हें बताना चाहिए था कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय की जो योजनाएं थी महिलाओं के लिए, उनके नाम पर वो वोट मांगते। जब उनकी माताजी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किए होंगे उस सरकार के दौरान, उस काम के आधार पर तेजस्वी यादव को वोट मांगना चाहिए था। हालांकि तेजस्वी यादव का एक वादा जरूर इसमें से ओरिजिनल है, जिसमें वो बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। ये उन्होंने बिल्कुल नया वादा किया है और ऐसा वादा है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया कि हर परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये वादा तो बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन ये वादा पूरा करना नामुमकिन है। इसलिए शायद अब वो एनडीए सरकार की पुरानी योजनाओं पर ही उन्हें नए रैपर में लगाकर उनकी नई पैकेजिंग करके वो महिलाओं को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है जिसे आप कहते हैं एम फैक्टर। एम फैक्टर जब भी मैं आपसे बात कहूंगा तो आपको लगेगा कि शायद मैं मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहा हूं, लेकिन बिहार में अब एक नया फैक्टर है एम फैक्टर, यानी महिला फैक्टर। और जो भी पार्टी इस एम फैक्टर को साध नहीं पाएगी, यानी जिसे भी इस एम फैक्टर का साथ नहीं मिलेगा, उसका चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। तो एक एम फैक्टर हमने आपको दिखा दिया, अब आपको बताते हैं दूसरा एम वाई फैक्टर कि कैसे बिहार में तेजस्वी यादव का ये मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन यानी एम वाई फैक्टर इस बार उन्हें धोखा भी दे सकता है। क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव ने 143 उम्मीदवारों में से 51 यादव और सिर्फ 19 मुसलमानों को टिकट दिया है। बिहार में करीब 14.5% यादव हैं, जबकि 18% मुस्लिम हैं। तो पहली बात तो यह जान लीजिए कि बिहार में मुसलमानों की संख्या यादवों से ज्यादा है। मुसलमान है 18%, यादव हैं 14.5%, लेकिन फिर भी यादवों को ज्यादा टिकट मिलता है और मुसलमानों को कम। जेडीयू ने अपने 101 उम्मीदवारों में से 8 यादवों और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 यादवों को टिकट दिया है और एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। एम वाई समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने इस बार एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास आप कह लीजिए, यानी ईबीसी और पिछड़े वर्ग पर सबसे ज्यादा भरोसा किया है। इस बार ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग फिर से एक बड़ा उलटफेर कर सकता है और इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में 24 उम्मीदवार जो हैं वो पिछड़ी जाति से हैं, 16 अति पिछड़ी जाति से हैं और 11 अनुसूचित जाति से हैं। जेडीयू के उम्मीदवारों में 21 अति पिछड़ा वर्ग से हैं, 38 पिछड़े वर्ग से हैं और 15 अनुसूचित जाति से आए हैं। आरजेडी हमेशा से खुद को पिछड़ों और गरीबों की पार्टी बताती है। अब आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए। अभी तक जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक आरजेडी ने 71 पिछड़े उम्मीदवारों को टिकट दिया जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसमें 51 यादव है, जबकि 7 अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और 20 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से आते हैं। पिछले कई दशकों से बिहार की राजनीति में जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं और मंत्री बनाए जाते हैं, ये बात सब जानते हैं। बिहार में 27% लोग पिछड़ी जाति के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 14.5% यादवों की है। यानी इस वर्ग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी यादव की है। अति पिछड़ी जाति के लोग 36% हैं, जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 19% है और सवर्ण वहां पर हैं सिर्फ 15%। बिहार में 82% हिंदू हैं और 18% मुस्लिम हैं। तो यह पूरा ब्रेकअप है बिहार का। वर्ष 2005 से पहले बिहार में पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता लालू यादव ही थे, यानी तेजस्वी यादव के पिता। पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा थी, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल था। लेकिन आज की तरह उस समय भी लालू यादव के लिए पिछड़ी जाति का मतलब केवल यादव ही होता था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने एक नया वोट बैंक बना दिया
अति पिछड़ी जातियों को उन्होंने बहुत सुविधाएं दी और उन्हें अपना कोर वोट बैंक बना लिया। अब 36% अति पिछड़ी जातियों का ज्यादातर वोट एनडीए को मिलता है, यानी पिछड़ी जो जाति हैं उन्हें भी 2 वर्गों में बांट दिया। आज आरजेडी के इस MY समीकरण में करीब 32.5% जनसंख्या है, जबकि अकेले अति पिछड़ी जाति 36% है। तो ये कैलकुलेशन आप समझिए कि आरजेडी की जो नजर है वो है मुस्लिम और यादव पर, जो मिलकर बनते हैं 32.5%, और एनडीए की जो नजर है नीतीश कुमार की और बीजेपी की जो नजर है वो है अति पिछड़ी जातियों पर, जो मिलकर बनते हैं 36%। अब महागठबंधन आपसी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश भी कर रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो बिहार का ये जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस मुकाबले के पीछे जातियां हैं, वोट बैंक हैं और नए नए वादे हैं, और हम लगातार हर वादे को आपके लिए डिकोड करेंगे। जातियों के जो नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं इसे भी आपके लिए डिकोड करते रहेंगे। तो बिहार में वादों को लेकर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस दिवाली पर कैसे हमारे देश में कई नए रिकॉर्ड्स बन गए हैं। जीएसटी घटने से सामान की रिकॉर्ड बिक्री हुई है, कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है और एक दिन में सबसे ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी हुई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया इतिहास बना है और पटाखा इंडस्ट्री जो धीरे धीरे बंद हो रही थी वो भी अब अपनी वापसी कर चुकी है, वहां शानदार बिक्री हुई है। जीएसटी घटने से इस साल देश के 146 करोड़ लोगों का बहुत फायदा हुआ और दिवाली बहुत ही समृद्धि वाली रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार दिवाली पर करीब 3 दिनों के अंदर 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सोचिए, 3 दिन में 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार। यह रिकॉर्ड बिक्री दुनिया के 105 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। हमारे देश में त्योहारों के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। पिछले साल दिवाली पर इन्हीं 3 दिनों में कुल मिलाकर 4,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिक्री में 85% हिस्सा रिटेल कारोबार का रहा। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पिछले साल दिवाली पर कितनी बिक्री हुई, 4.25 लाख करोड़, और इस बार 6.05 लाख करोड़। और रिटेल का भी मैं आपको बताता हूं। देखिए रिटेल के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें जितनी जो बिक्री है वो ज्यादातर रिटेल की बिक्री है। रिटेल की बिक्री का मतलब है ये खरीदारी देश की आम जनता ने की है और ये रोजमर्रा का जो सामान हमारे देश की आम जनता इस्तेमाल करती है ये वो खरीदारी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, बाइक और आपके घर में रोज इस्तेमाल होने वाला सामान, आपने कपड़े लिए हैं, दूसरा सामान लिया है। और इससे पता चलता है कि जीएसटी घटने का देश के 146 करोड़ लोगों ने पूरा फायदा उठाया है और इस बार भरपूर खर्चा किया है, भरपूर शॉपिंग की है। 72% व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी घटने की वजह से इस साल रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है। इस साल त्योहारों पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाने की अपील का भी बहुत असर दिखाई दिया है। व्यापारियों की संस्था के मुताबिक करीब 87% लोगों ने विदेशी सामान के मुकाबले भारत में बने सामानों को खरीदा है, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और इससे करीब 50 लाख लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार भी मिला है। क्योंकि जब आप अपने देश में बना सामान खरीदते हैं तो उसे हमारे देश के लोग ही बनाते हैं, और जब भी आप ऐसा सामान खरीदते हैं तो हमारे देश के लोगों को आप रोजगार देते हैं, अपने देश के लोगों का फायदा करते हैं। धनतेरस पर इस साल ऑटो सेक्टर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। सिर्फ एक दिन, धनतेरस के दिन, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी हुई, यानी हर मिनट करीब 70 गाड़ियां बिकी हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस साल धनतेरस पर सबसे ज्यादा कारें बेची हैं। मारुति ने पहली बार धनतेरस पर 51,000 कारें बेची, जो पिछले साल से 22% ज्यादा है। hyundai ने इस साल धनतेरस पर 14,000 कारें बेची, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा है। इस साल धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले देश भर में कारों की बिक्री 20 से 25% ज्यादा रही है। इस साल दिवाली पर डिजिटल इंडिया ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दिवाली के दिन
74 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी हर मिनट 5 लाख से ज्यादा बार लोगों ने यूपीआई से पेमेंट किया। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन तक सिर्फ 3 दिन में 215 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी हमारे देश की आबादी से करीब 1.5 गुना ज्यादा यूपीआई पेमेंट सिर्फ 3 दिनों में हुए। इससे आप समझ सकते हैं कि यूपीआई कितना सुपर हिट हो रहा है बाजारों में। इस साल पटाखे की बिक्री भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हुई है। तमिलनाडु के शिवकाशी में दिवाली पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पटाखों की बिक्री हुई। पिछले साल की तुलना में ये 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। देश के लगभग 90% पटाखे शिवकाशी और उसके आसपास के इलाकों में बनते हैं। पिछले करीब 5 वर्षों से पटाखों की मांग लगातार घट रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से पटाखों की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही थी। लेकिन इस साल दिवाली के मौके पर दिल्ली में पटाखों से बैन हट गया और नए डिजाइन वाले पटाखों की वजह से, ये जो ग्रीन पटाखों की वजह से फिर से पटाखों का कारोबार जगमगा गया। अब दिवाली की बात अगर हो ही रही है, दिवाली पर देश भर में रौनक थी, लेकिन एक मिठाई ऐसी भी थी जिसकी जिंदगी दिवाली पर दुखों से भर गई, और उस मिठाई का नाम है सोन पापड़ी। आपने सोन पापड़ी का नाम जैसे ही सुना होगा तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आजकल सभी लोग सोन पापड़ी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खाना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। देना भी चाहते हैं तो कोई सोन पापड़ी की मिठाई तोहफे के रूप में लेना नहीं चाहता। अगर आज सोन पापड़ी कोई इंसान होती तो आज वो बहुत दुखी होती, क्योंकि हमारे देश में हर त्योहार पर सबसे ज्यादा जिस मिठाई का तिरस्कार हो रहा है वो है सोन पापड़ी। अगर सोन पापड़ी शेयर बाजार में लिस्टेड होती तो हर साल त्योहारों के दौरान उसके शेयर में भारी गिरावट देखने को मिलती। ये कहानी है एक बेचारे सोन पापड़ी की। आज अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर सोन पापड़ी का एक डब्बा गिफ्ट दे तो कर्मचारी नाराज हो जाते हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने कर्मचारियों से वादा किया था कि उन्हें इस बार दिवाली पर बोनस दिया जाएगा, लेकिन दिवाली पर जब इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सोन पापड़ी के पैकेट दे दिए तो ये सारे कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने इस कंपनी के गेट पर ही गिफ्ट में मिले सोन पापड़ी के डिब्बों को कुछ इस तरह से फेंक दिया। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये सोन पापड़ी के ही डिब्बे हैं जिन्हें इस कंपनी के गेट पर उसके कर्मचारी फेंक रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को सोन पापड़ी का डब्बा दिया था। वैसे दिवाली पर सोन पापड़ी सोशल मीडिया का जरूर सुपरस्टार होती है। सोन पापड़ी पर हजारों मीम्स बनते हैं और दिवाली पर लोगों की जिंदगी से जुड़ी घटनाओं का मजाक बनाने के लिए भी सोन पापड़ी के मीम्स का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, तो वहां पर सोन पापड़ी पर बने मीम्स इस समय छाए हुए हैं। देखिए, दिवाली के बाद कई बार घर में एक कोना ऐसा होता है जहां सोन पापड़ी का डिब्बा रखा होता है, लेकिन वो कभी खुलता नहीं। हर कोई जिसे सोन पापड़ी के डिब्बे का गिफ्ट मिलता है वो उसे किसी दूसरे को गिफ्ट कर देना चाहता है। सोन पापड़ी का पैकेट एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे और फिर चौथे घर तक ऐसे ही घूमता रहता है, और इस तरह सोन पापड़ी का पैकेट पुराना हो जाता है, लेकिन मिठाई जो है वो किसी के काम नहीं आती। तो दिवाली पर बोनस की बजाय सोन पापड़ी नहीं मिलने पर एक कंपनी के कर्मचारी नाराज हो गए। ये सिर्फ हमने आपका एक जरा मूड ठीक करने के लिए, आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाने के लिए आपको ये खबर आज दिखाई है, क्योंकि दिवाली पर अलग अलग तरह के रंग आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स की खबरें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं,
और हम अक्सर निजी ज़िंदगी में सोन पापड़ी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि आज आपको सोन पापड़ी के बारे में खबर भी दिखा देते हैं। अब देखिए, एक दूसरी कंपनी के कर्मचारियों को जब एक नया गिफ्ट मिला, जब उन्हें बोनस नहीं मिला, तो उन्होंने बिल्कुल नए तरीके से अपना विरोध जताया। दिवाली पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल के कर्मचारियों को इस बार अपनी कंपनी से बोनस मिलने की उम्मीद थी। इस कंपनी ने भी बोनस देने का वादा तो किया, लेकिन कर्मचारियों को दिवाली का बोनस उन्होंने दिया नहीं, और बोनस नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने गुस्से में टोल गेट पर, जो ये टोल गेट है, इसे सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने अपना गुस्सा ऐसे निकाला कि जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, सबके लिए टोल गेट खोल दिया। करीब 2 घंटे तक किसी भी गाड़ी से इन कर्मचारियों ने टोल नहीं वसूला, और 2 घंटे में लगभग 10,000 से ज्यादा गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही वहां से गुजर गई। जब इस टोल कंपनी को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को बुलाया, और इसके बाद काफी हंगामा हुआ, और आखिरकार पुलिस ने इस कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक समझौता करवाया। तो दिवाली पर बोनस, दिवाली पर गिफ्ट क्या मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, और ख़ास तौर पर जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट मिले, अच्छा बोनस मिले। इसी प्रकार से जो व्यापारी हैं, जो दोस्त हैं, एक दूसरे से जो काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लगातार आपने ये देखा होगा कि दिवाली, हम कहते तो हैं कि ये प्रकाश का पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, लेकिन दिवाली असल में एक व्यापार का पर्व भी अब बनती जा रही है। दिवाली के दिन अब हम शुभकामनाओं से भी ज़्यादा गिफ्ट की उम्मीद करने लगे हैं। हमारे घर में कौन व्यक्ति क्या गिफ्ट लेकर आया, हम उस व्यक्ति की दोस्ती को उस गिफ्ट से आंकने लगे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें जिन जिन लोगों से काम होता है वो उनके यहाँ गिफ्ट देने के लिए जाते हैं, और दोस्ती को भी अब गिफ्ट की कीमत के साथ तोला जाने लगा है। तो दिवाली जो है वो अब एक दूसरे को तोहफा देने और एक दूसरे को गिफ्ट देने का त्यौहार बनती जा रही है। ये अच्छी बात है या ये खराब बात है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या दिवाली पर एक दूसरे को गिफ्ट देना बंद कर देना चाहिए, या फिर सिर्फ प्यार और दोस्ती दिवाली के दिन बांटनी चाहिए? और अगर गिफ्ट देना चाहिए तो क्या ये सही है कि हम उस व्यक्ति को उसके गिफ्ट के हिसाब से आंकने लगें? क्या ये सही है? तो ये सब ऐसे विचार हैं जो आपको अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जब भी आपको मौका मिले, आपको इनके बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे चलकर आप किस प्रकार की दिवाली मनाना चाहते हैं। पैसे वाली दिवाली, जहां चारों तरफ पैसा ही पैसा हो, महंगे गिफ्ट्स हों, महंगे बोनस हों, महंगी मिठाइयाँ हों, गरीब आदमी के लिए तो फिर दिवाली मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में सोचिए ज़रूर। अब हम फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के पैलेस से प्रिजन तक के सफर को आपके लिए डिकोड करेंगे। निकोलस सरकोजी का नाम आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, उनकी तस्वीरें देखी होंगी। वो एक ज़माने में फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 70 साल के निकोलस सरकोजी की पहचान दुनिया के एक ऐसे नेता के तौर पर होती है जो अपने ग्लैमरस और महंगे लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए उन्हें फ्लैम्बॉयंट प्रेसिडेंट कहा जाता था। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ज़्यादा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। और ध्यान आकर्षित कैसे होता है? जब आपका लाइफस्टाइल इस प्रकार का होता है जिससे सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए। निकोलस सरकोजी ने एक बार कहा था कि 50 वर्ष की उम्र तक जिस व्यक्ति के पास एक रोलेक्स की घड़ी नहीं है, वो एक असफल व्यक्ति है। लेकिन तब शायद उन्हें यह नहीं पता था कि एक दिन उनका वक्त ऐसे पलटेगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। सरकोजी वर्ष 2007 से 2012 तक, यानी 5 साल तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे, और इस दौरान उन्होंने उस समय की मशहूर सिंगर और फैशन मॉडल कार्ला ब्रूनी से तीसरी शादी भी की। सरकोजी वर्ष 2008 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर भी भारत आए थे, और निकोलस सरकोजी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने वर्ष 2007 में फ्रांस में हुए चुनाव को जीतने के लिए लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से अवैध रूप से करोड़ों यूरोज लिए थे। यानी उन्होंने गद्दाफी से पैसा लेकर फ्रांस में चुनाव लड़ा था। फ्रांस में विदेश से चुनावी फंड लेना गैर कानूनी है, और वहां की अदालत ने सरकोजी को
अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव के लिए सीक्रेट फंड लेने का दोषी माना और 25 सितंबर को उन्हें यह सजा सुनाई गई। कोर्ट से मिली सजा के 25 दिन बाद सरकोजी 21 अक्टूबर को पेरिस की एक जेल में पहुंच गए और जब वो जेल जा रहे थे उस समय सरकोजी के साथ उनकी पत्नी कार्ला ब्रूनी भी थी, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में भी कार्ला ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो जब वो जेल भी जा रहे थे तो उनकी पत्नी हाथ पकड़कर अपना पूरा समर्थन उन्हें दे रही थी और जेल तक छोड़कर आ रही थी। निकोलस सरकोजी फ्रांस के ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें जेल की सजा सुनाई गई है। एक किंग साइज आलीशान जिंदगी जीने वाले सरकोजी अब जेल की एक बहुत छोटी सी अंधेरी कोठरी में 5 साल गुजारेंगे। 5 साल की सजा हुई है और जेल की इस कोठरी का साइज होगा 9 बाई 11 स्क्वायर फीट, यानी लगभग 100 स्क्वायर फीट की ये छोटी सी कोठरी होगी जिसमें वो 5 साल बिताने वाले हैं। शायद निकोलस सरकोजी के आलीशान घर में इस जेल की कोठरी से बड़े तो शायद उनके बाथरूम होंगे। सरकोजी अपने साथ जेल में 2 किताबें लेकर गए हैं और पहली जीसस क्राइस्ट के जीवन और संदेशों पर आधारित किताब है और शायद ये किताबें वो पढ़ेंगे, जीवन के बारे में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। और दूसरी किताब जो है वो लेकर गए हैं वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक निर्दोष आदमी को गलत तरीके से जेल में डाल दिया जाता है और वो जेल से भागकर अपने दुश्मनों से बदला लेता है और न्याय पाता है। ये दूसरी किताब भी वो अपने साथ लेकर गए हैं। जेल जाने से पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा कि ये दोनों किताबें उन्हें हिम्मत, उम्मीद और सच्चाई में विश्वास बनाए रखने में मदद करेंगी। वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक ज़माने में वो अपने लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे, एक ज़माने में फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए थे और शानदार जिंदगी जी रहे थे, पैलेस से लेकर प्रिजन तक। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा, इसलिए कभी भी समय को लेकर बहुत आत्मविश्वास मत रखिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रखिए कि जैसा आप सोच रहे हैं कल होगा वैसा हो ही जाएगा। जिंदगी कई बार पलट भी जाती है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डी कोड की डाक, जिसमें हमारे दर्शकों ने हाथ से चिट्ठी लिखकर देश की कुछ समस्याएं शेयर की हैं। और मैं बार बार आपसे ये कहता हूं, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। आज कोई भी हाथ से चिट्ठियां नहीं लिखता, हाथ से हमने लिखना ही बंद कर दिया है। और देखिए हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें लोग हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं। और आपसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि लिखने की इस परंपरा को मरने मत दीजिए। कागज़ और पेन हमेशा अपने साथ रखिए और लिखना भूलिए मत। अपनी भावनाओं को कागज़ पर पेन से अपने हाथ से लिखना सीखिए। चाहें तो आप हमें ऐसी चिट्ठियां भेज सकते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राह हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। और इससे पहले कि हमारा समय खत्म हो जाए, जल्दी से आप जापान के टोक्यो शहर से आई इस तस्वीर को देखिए। इसमें आप देख पाएंगे एक महिला जो अपना सिर झुकाए खड़ी है। ये जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची है और उनके सामने हैं जापान के सम्राट। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि जापान आज भी, भले ही एक विकसित देश बन चुका है, लेकिन आज भी जापान ने अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को छोड़ा नहीं है, भुलाया नहीं है। दरअसल जापान में एक खास परंपरा है जिसके तहत जब कोई व्यक्ति जापान का प्रधानमंत्री बनता है तो उसे अपना नियुक्ति पत्र अपने सम्राट को सौंपना होता है, राजा को सौंपना होता है। जिस तरह से साने ताकाइची खड़ी हैं, उसी प्रकार सभी को सम्राट के सामने उसी मुद्रा में खड़े होकर झुकना होता है और जापान के सम्राट ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यह तरीका जापान के सम्राट के प्रति सम्मान और आदर दिखाने के लिए किया जाता है। और साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और जापान की राजनीति में हमेशा से पुरुषों का बोलबाला रहा है। जापान बदल तो रहा है,
वहां का समाज बदल रहा है, इसीलिए पहली बार एक महिला को प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो जापान ने अभी तक तोड़ी नहीं है। ये उन्हीं पुरानी परंपराओं में से एक है। अब डिकोड की डाक की बात करते हैं। डिकोड की डाक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजारों दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, अपनी राय उन्होंने हमारे सामने रखी है। आज मैं एक चिट्ठी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये हमारे एक दर्शक हैं सुरेश राम, जो 75 वर्ष के हैं और ये डीडी न्यूज़ पर हमारा कार्यक्रम देखते हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा हूं। देखिए, ये 5वीं क्लास तक पढ़े हमारे दर्शक जो 75 वर्ष के हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि आप प्रदूषण पर जो है कुछ नया कार्यक्रम करें। अगर हमने एयर पॉल्यूशन पर कुछ नया नहीं किया, इसका कुछ इलाज नहीं निकाला, तो यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इन्होंने अंग्रेजी में, देखिए 5वीं क्लास पढ़े हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि मैं प्रकृति को बचाना चाहता हूं। मैं उसका जिस्ट आपको निकाल कर बता रहा हूं जो उन्होंने लिखने की कोशिश की है। और उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की चिट्ठी लिखी है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। और वो ये चाहते हैं कि डीडी न्यूज़ एक कार्यक्रम बनाए, नेचर एंड सेफ्टी टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। अब देखिए, हमारे दर्शक वो कहते हैं कि आप कार्यक्रम बनाइए कि भारत में एयर पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। सुरेश राम ने उड़ीसा से हमें ये चिट्ठी लिखी है। 75 वर्ष के हमारे दर्शक हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो कितने जागरूक हैं, समस्याओं को कितने ठीक से समझते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आप देखिएगा, दर्शक हमें चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम प्रदूषण से परेशान हैं, लेकिन जिस दिन मैं प्रदूषण पर कार्यक्रम करूंगा, जिस दिन प्रदूषण पर आपको हम कोई खबर दिखाएंगे, शायद उस खबर के व्यूज या उसकी टीआरपी बहुत ही कम होगी। ये भी हमारे देश की एक अलग तस्वीर है जो हमारे देश में रेटिंग आती है, उस पर सवाल खड़े करती है। आप देखिएगा, जिस भी दिन मैं प्रदूषण पर कोई कार्यक्रम करूंगा या खबर दिखाऊंगा, उसकी जो रेटिंग है, उसकी जो टीआरपी है, वो बिल्कुल गड्ढे में चली जाएगी। लेकिन जनता यही चाहती है। अगर आप इस चिट्ठी को देखें, और कितनी खुशी होती है ये हाथ से लिखी इन चिट्ठियों को देखकर। ये वापस एक नए युग की शुरुआत है जिसमें लोग दोबारा से कागज और पेन उठा रहे हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी समस्याओं को यहां हम तक भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो राग हो रवाग हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए, इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इंसान ने आईने का आविष्कार किया और फिर उसकी जगह कैमरे में फिल्टर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि
आईना बहुत ईमानदार निकला। नमस्कार।